तमाम फुटपाथों पर तरह तरह की बिरयानी, पराठे, फास्ट फूड जैसे आइटम के ठेले लगाकर पैदल रास्ता ब्लॉक करने वालों के खिलाफ देहरादून पुलिस ने अब एक्शन लिया है। 130 से ज्यादा अवैध स्टॉल लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और चालान भी काटा गया। पुलिस के एक्शन से कई फुटपाथ पैदल चलने वालों को दोबारा नसीब हो पाए। तो फास्ट फूड की दुकानों को तोड़ा गया है। जिस दुकानों पर शाम के वक्त में अच्छी खासी भीड़ रहती थी, अब उन पर जो सरकार है और पुलिस है उनकी निगाहें पड़ी। अवैध स्टॉलों को हटाने पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये सड़कों पर काफी जाम की स्थिति पैदा करते थे, जिसकी वजह से ये कदम उठाया पुलिस की तरफ से गया है। देहरादून के एक नामी यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी अफ्रीकन स्टूडेंट्स मूसा उर्फ जेम्स को अरेस्ट कर लिया है। देहरादून पुलिस के पास दिल्ली से एक 0 एफआईआर ट्रांसफर होकर आई थी, जिसके मुताबिक देहरादून के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक अफ्रीकन स्टूडेंट्स ने दूसरे अफ्रीकन स्टूडेंट्स पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी मूसा उर्फ जेम्स को अरेस्ट कर लिया गया है। चमोली के पांडुकेश्वर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां सड़क कटिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक सड़क कटिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, मकान के अंदर जा घुसे। गनीमत रही कि घर में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, वरना किसी की भी जान जा सकती थी। लोगों ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि मानकों को ध्यान में रखकर सड़क कटिंग का काम नहीं किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रतूड़ी सेरा और बंदर कोट में भूस्खलन जोन में ट्रीटमेंट के काम कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तरकाशी डीएम ने यात्रियों और गाड़ियों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात को बंद रखने और खोलने के लिए समय निर्धारित किया है। इसके तहत ट्रीटमेंट कार्य पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम किया जाएगा और इस दौरान हाईवे बंद रहेगा। 19 दिसंबर तक आवाजाही के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। ऋषिकेश में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास रोड पर जंगली हाथी आ धमका और रोड पर खड़ी कार को पलटने की कोशिश करने लगा। गनीमत रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं आसपास खड़े ट्रैक्टर की तेज आवाज से शोर होने पर हाथी जंगल की तरफ मुड़ गया और कार क्षतिग्रस्त होने से बच गई। तो ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जंगल से निकलकर हाथी सड़क पर आ गया। ऋषिकेश का ये मामला है, जहां पर एक गाड़ी को तोड़ने और पलटने की कोशिश गजराज की तरफ से की गई। हालांकि कुछ ट्रैक्टर वहां पर खड़े थे, उन्होंने हॉर्न मचाया, जिसकी शोर सुनकर जंगल वापस जो हाथी था वो जंगल की तरफ वापस लौट गया। हल्द्वानी में इन दिनों सड़कों का चौड़ा करने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है और इस बीच शहर का सबसे चर्चित मंदिर कालू सिद्ध मंदिर भी अपनी जगह से हटाया जाएगा। इसकी सारी सहमति संतों और प्रशासन के लोगों के बीच पहले ही बन चुकी थी और आज से मंदिर को अपनी पुरानी जगह से शिफ्टिंग करना शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने मंदिर के लिए नई जगह चुन ली है, जहां पर मंदिर प्रबंधन आज से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर देगा। हालांकि जो नई जगह चुनी गई है वो भी काला ढूंगी चौराहे और मंदिर से चंद कदम की दूरी पर ही स्थित है। केदारनाथ उपचुनाव में अब नतीजों का इंतजार, लेकिन यह सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे पर आने वाले दूसरे चुनाव और उसकी रणनीति टिकी हुई है। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है,
वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपेगेंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं, वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है, क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वहीं पोजीशन 2027 में होगी। वहीं आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहां जहां हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, पोलिंग बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजीशन और रणनीति को तय करेगा और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंचायत 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएगी, तो उधर साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस अब केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव पर फोकस करने लगी है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव पर है। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। देखिए, निकाय चुनाव ड्यू है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के हर समय तैयार है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है, तो मुझे लग रहा है अब जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और दिसंबर में हम लोग चुनाव कराने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय हैं और स्थानीय चुनाव हैं, उनको प्रचंड बहुमत से जीते, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे रिजल्ट दोबारा से उत्तराखंड में देगी। उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें 11 तो नगर निगम है। कांग्रेस का भी कहना है कि उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये तो बात हुई निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 27 नवंबर को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि 27 नवंबर के बाद पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। निकाय चुनाव होने के तत्काल बाद सियासी दल एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में उतर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर निगम ने लालबत्ती चौक के पास से अतिक्रमण हटाते हुए सब्जी की दुकान को ध्वस्त कर दिया। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि लालबत्ती चौक के पास तो नगर निगम कार्रवाई कर रही है, लेकिन गोखले मार्ग में हुए अतिक्रमण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा।
वहीं मामले में नगर निगम का कहना है कि जिनकी दुकानें तोड़ी गई उन्हें दूसरी जगह वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने का विकल्प दिया जा रहा है। हम 22 तारीख से बिल्कुल बेरोजगार हैं और लगातार भागी रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई व्यवस्था दी जाए। हम तो शासन प्रशासन से यही चाह रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था दें कि जो हम अपने फल लगा के सब्जी का व्यापार कर सकें। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तहसील दिवस के अवसर पर हम लोग भी आए हुए थे, लेकिन अभी भी हमें खाली आश्वासन दिया कि आप लोग कल मिलिए, परसों मिलिए, लेकिन हम रोज मिल ही रहे हैं। अब इन्होंने 22 तारीख को हटा दिया और अभी हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे और हम बेरोजगार घूम रहे हैं। गोखले मार्ग का अतिक्रमण वहाँ कोई हटाने नहीं जा रहा और वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ ऐसे ही चल रहा है पूरा। अतिक्रमण निकलना भी मुश्किल है, वहाँ गाड़ी तो पैदल चलाना मुश्किल है। उसमें कोई प्रशासन तो ये कह रहा है कि इधर लगा लो जी, जोन बना रखे, वहाँ चल जाओ, वहाँ हमारा काम कहाँ चलेगा बताइए। उनको हटाया इसलिए गया था क्योंकि वो कलेक्टिव डिसीजन था। उसमें एनएच और प्रशासन और नगर निगम की टीम द्वारा कलेक्टिवली उसको हटाया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी कंप्लेंट की जा रही थी क्योंकि वो मार्ग में को बाधित भी कर रहे थे और अतिक्रमण की काफ़ी समस्या उस वजह से आ रही थी, इसीलिए हटाया गया। तो उनको अभी ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर जो वो 6-7 जगह जो पूर्व में चिन्हित की गई हैं, अगर आप चाहें तो उनमें से अगर आप उस ऑप्शन को कोई ले सकते हैं, तो अगर आप वहाँ का चयन कर लेते तो वहाँ पर आपको नियमानुसार वहाँ पर आपको लाइसेंस बनाने की टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ में भारी पड़ गई। भर्ती में आए युवकों के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया। हालात ये कि स्कूल, हॉल, बसेस, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम ही पड़े। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया। ये रिपोर्ट जरा देखिए। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही। टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ 2-2 सुखबंदों को छोड़ रहा है, 2 बंदे 1 बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर 2-2 बंदों को एक बाइक छोड़ रहा है और दूसरी बार इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर यहाँ। एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। ये इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। ओपनल कर्मचारियों को रेगुलर नौकरी देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। वहीं आदेश का पालन न होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकार लगाई।
वहीं सैनिक कल्याण विभाग का कहना है कि इस मामले में पुनर्विचार में सुप्रीम कोर्ट में है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक कानूनी परीक्षण किया जा रहा है और सरकार उपनयन कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अब क्यों कानूनी राय लेने की बात कर रही है, आखिर ये बातें पहले क्यों नहीं देखी गई। वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और विधि आज जो वर्तमान नियमावली है उसमें वो नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए क्या बेहतर उनके हित में होगा, विधि की राय लेकर जो बेहतर होगा कर्मचारियों के हित में, प्रदेश के हित में, उसको सरकार करेगी, क्योंकि वो हमारे की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है, क्या उनका जजमेंट है, क्या उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय की जो उनका निर्देश है उसका अनुपालन करना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। परीक्षण पहले करना चाहिए था, क्या उसमें कमियां हैं, और पुनर्विचार याचिका दायर करने का क्या औचित्य है। बागेश्वर में खड़िया खनन पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने कई नियम कानूनों को ताक पर रखकर खनन करने का आरोप लगाया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बागेश्वर जिले में खड़िया खनन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों का आरोप है कि खनन में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बेधड़क पॉकलेन मशीनों से खनन हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कत लोगों को हो रही है। बागेश्वर के खड़िया खनन क्षेत्र में दर्जनों मशीनें चलने से वहाँ खेतीबाड़ी नष्ट हो रही है। मशीन के वाइब्रेशन से ग्रामीण के घरों में दरारें आ रही है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। रात दिन मशीनें चल रही है, प्रशासन देखकर भी मौन है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस प्रकार की जो माइनिंग हो रही है उससे बड़ी बड़ी मशीनें चली हैं और मानकों से अधिक मात्रा में ये खनन कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जल जंगल जमीन की जो अस्तित्व था उसको खतरा पैदा हुआ है। बहुत सारे जो हमारे पानी के स्रोत थे, नदी नाले थे, वो सब सूखने को तैयार हैं और इन्होंने मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे बना के जो हमारी रौलियां थी, जो गधेरे होते थे, जो नदियां होती थी, उनको भर दिया है, जहाँ से कहीं न कहीं पूरे गाँव का अस्तित्व खतरे में पैदा हुआ है। लोगों का ये भी आरोप है कि खड़िया खनन की वजह से गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है। वहीं डीएम का कहना है कि नियम कायदे को तोड़कर खड़िया खनन करने वालों पर एक्शन होगा। एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं और जिला खनन अधिकारी हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि जो एज पर रूल है उसी के अनुसार कार्य हो और कोई भी जो निर्धारित समय अवधि होती है उसके बियॉन्ड जाके कोई भी कार्य न करे। अगर कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उसमें फिर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्य। खड़िया खनन में नियम कायदे ताक पर रखकर काम करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।